हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर 7। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? ऑल्टरनेटिंग जनरेटर, एसी जनरेटर, याद है ना? अब ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो देखो, सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा करंट, अ करंट हुज मैग्नीट्यूड, जिसका वैल्यू चेंजेस, बदलते रहता है, चेंजेस कंटिन्यूअसली, लगातार, एंड डायरेक्शन, पलट जाता है, एंड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, उल्टा हो जाता है, रिवर्स्ड, periodically is called, लिख लेना, alternating current। एक ऐसा करंट, ठीक है, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहे और डायरेक्शन रिवर्स हो जाए periodically। समझाते हैं, रुक जाओ। पहले द सिंबल ऑफ एसी सोर्स, देखो जो एसी जनरेटर पढ़ाए थे ना, उसका ये सिंबल है, ये देखो ऐसे। जैसे डीसी का सिंबल पढ़े थे, डीसी बनाते थे हम लोग, डीसी सोर्स, तो डीसी था, बैटरी था, सेल था, डायरेक्ट ऐसे ही हम लोग बना देते थे। जो डीसी माने क्या? डायरेक्ट करंट, जो एक तरफ से करंट देगा हमेशा, प्लस से माइनस। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर का सिंबल है। जैसे ये डीसी सोर्स का सिंबल था, फॉर एग्जांपल डीसी सोर्स क्या है? सेल, बैटरी, और एसी सोर्स क्या है? जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है ना, इस आधा साइकिल में करंट इधर से आता है और फिर आधा साइकिल में करंट इधर से आता है, ऑल्टरनेटिंग, बदल के। डीसी सोर्स में क्या होता है कि भाई रफ में समझो, हमेशा करंट ऐसे ही आएगा, ए से बी, हमेशा करंट ए से बी आएगा। कब? जब डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट सोर्स। लेकिन जब एसी लगा दोगे, मान लो बल्ब है, रजिस्टर है, जो भी, और यहाँ पे हम लोग एसी सोर्स लगा दिए, देखो एसी सोर्स, डीसी सोर्स, एसी सोर्स। अब क्या होगा? जैसे कि आधा साइकिल में, याद करो ग्राफ बताए थे, ऐसे ग्राफ, ये ग्राफ बताए थे ना एसी जनरेटर के अंतिम में। तो आधा साइकिल में पॉजिटिव है साइकिल, हाफ साइकिल में पॉजिटिव है करंट और वोल्टेज, और हाफ साइकिल में जो नीचे वाला देख रहे हो नेगेटिव है करंट और वोल्टेज। अब नेगेटिव का मतलब क्या? डायरेक्शन ही पलट जाएगा। तो कुछ समय के लिए करंट इधर से आएगा, तो इसमें करंट जाएगा ए से बी, ऐसे इसमें, ठीक है, 0 से t/2 टाइम के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल, करंट इधर से आएगा और फिर आधा साइकिल के बाद खेल पलट जाएगा, करंट हाफ साइकिल के बाद फिर इधर से आने लगेगा। अब करंट आएगा बी से ए। तो डीसी में हमेशा करंट ए से बी, लेकिन एसी में क्या होता है ना, हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। हाफ साइकिल में करंट इधर से आएगा ऐसे, और आधा साइकिल के बाद करंट फिर इधर से आएगा B2A। इसीलिए इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 से अलग है, क्योंकि चैप्टर 3 में क्या था? डीसी था, एक तरफ से करंट आ रहा था। ये एसी है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे पीरियोडिकली रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। चलो, तीसरा बात, द फ्रीक्वेंसी, जनरल नॉलेज का बात, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया। अब इंडिया में जो एसी जो हम पढ़ाए थे जनरेटर, उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। मतलब क्या? 50 हर्ट्ज का मतलब क्या कि 1 सेकेंड में 50 बार, जो आर्मेचर कॉइल पढ़ाए थे ना, वो 1 सेकेंड में 50 बार कंप्लीट घूम जाता है। 1 सेकेंड में 50 टाइम्स कंप्लीट घूम जाता है, ठीक है। और कोई पूछेगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, तो डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, 0। एसी का ना फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि एसी में जनरेटर में क्या पड़ा था? आर्मेचर था और घूम रहा था। अब 1 सेकंड में तो 50 बार घुमा दिया जाता है इंडिया में। अमेरिका में, कनाडा में 60 बार घुमा देता है वो लोग। और हम लोग के यहाँ कितना में काम करता है वोल्टेज? 220 वोल्ट। अमेरिका में 110 वोल्ट पे ही काम करता है सारा चीज़। जैसे इंडिया में जो भी हम लोग को हाउस होल्ड में सप्लाई आता है, बिजली आता है, 220 वोल्ट का आता है। अमेरिका, कनाडा में 110 वोल्ट का आता है। वहाँ अलग होता है टेक्निक, समझ में आ रहा होगा। तो वहाँ का टेक्नोलॉजी अलग है, यहाँ का टेक्नोलॉजी अलग है। यहाँ इंडिया में 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में, कनाडा में 60 हर्ट्ज है।
चलिए फिफ्थ पॉइंट, अब द इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज। अब देखो इसको ऐसे ही बोला जाता है, एसी वोल्टेज का मतलब क्या है, एसी सोर्स से जो वोल्टेज पैदा होता है। इसको फुल फॉर्म मत करना, हंसी आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, फुल फॉर्म नहीं करना। एसी वोल्टेज का मतलब एसी सोर्स से जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं एसी वोल्टेज, और एसी सोर्स से जो करंट आता है उसको बोलते हैं एसी करंट। ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म मत करना, नहीं तो थोड़ा लगेगा कि क्या है। तो द इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज इज, बताए क्या करो, जाई बराबर जाई नॉट। तो अब भी मान लेते हैं वोल्टेज को, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, सेम चीज है। अरे भाई जो मानो, जैसे लास्ट क्लास में क्या लिखे थे, जाई इज इक्वल टू जाई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे तुम लोग को हम बताए थे। तो अल्फाबेट में मत जाओ, कभी वोल्टेज को जाई मानते हैं, कभी कोई कोई बुक छोटा ई मान लेता है, स्मॉल ई, यहाँ भी मान लिया गया है। जहां पे भी नॉट क्या बताए थे तुम लोग को, भी नॉट को बताए थे इज पीक ईएमएफ या पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज लिख दो भी, पीक वोल्टेज। चलो सिक्स्थ क्या हो गया, द इक्वेशन ऑफ, देखो अब कैसे लिखेंगे, एसी करंट। अब एसी करंट कुछ बच्चा फुल फॉर्म करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसे नहीं करना है। एसी करंट का मतलब जो एसी सोर्स से जो करंट पैदा लेगा, जो एसी जनरेटर से जो करंट लेगा, उसको शॉर्ट में एसी करंट बोलते हैं। तो उसका इक्वेशन होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। देख लो भाई, ये इक्वेशन याद कर लो, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है, ये अल्टरनेटिंग करंट का है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट समय के साथ बदलते रहता है। ठीक है, तो वेयर आई नॉट इज पीक करंट, आओ थोड़ा समझा देते हैं इसको, पीक करंट को। देखो जैसे कि ई रजिस्टर है मान लो, और इसमें हम एसी सोर्स लगा दिए, एसी जनरेटर। ठीक, अब इसमें क्या होता है ना, जैसे ऐसे ही समझाते हैं, मान लो शुरू में पहले करंट इधर से आएगा, इधर से ऐसे, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब करंट 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, मान लो करंट बढ़ते गया कंटिन्यूअसली, मतलब 0 से 5 के बीच में सारा वैल्यू लिया, 0, 0.1, 1, 1.2, 1.3, सारा कंटिन्यूअसली ग्राफ देखा था ना। तो 0 से 5 एम्पियर के बीच में पहले करंट बढ़ा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा ना, उसी डायरेक्शन में करंट 5 से 0 होगा, उसी डायरेक्शन करंट 5 से 0 होगा। वैसे 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो पहले तुम ग्राफ को फिर से देखो, पहले क्वार्टर टाइम के लिए T/4 के लिए, ठीक है ना, क्वार्टर साइकिल के लिए करंट बढ़ा, फिर क्वार्टर साइकिल के लिए उसी डायरेक्शन में घटा। तो हाफ साइकिल में तो करंट का डायरेक्शन यही था, लेकिन पहले बढ़ा फिर घटा। अब तो हद हो गया, अब क्या हो गया, डायरेक्शन ही चेंज हो गया। अब इधर से करंट बढ़ेगा, देखो नेगेटिव में क्वार्टर टाइम के लिए 3T/4। अब उधर से करंट बढ़ेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। मान लो पीक करंट हम कितना मान रहे हैं, 5, समझाने के लिए। आई नॉट जो पीक करंट है, मतलब मैक्सिमम करंट जो हो सकता है, वही आई नॉट है 5। और फिर उसके बाद उसी डायरेक्शन में घटेगा 5, 4, 3, 2, 1, 0, मतलब ऐसे, फिर करंट इधर से आने लगेगा। अब ग्राफ समझ में आ रहा होगा, और पीक का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक सीमा होता है जो बढ़ता है जहां तक, वही पीक करंट हो जाता है। समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया, तुम्हारा ग्राफ से भी समझा दिए कि कैसे होता है पीक करंट, पीक वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया जनरल डेफिनेशन अल्टरनेटिंग करंट का। पहले इसको नोट करो जल्दी, 6 पॉइंट। अब हम लोग पहला टॉपिक पे आते हैं एनसीईआरटी का आरएमएस करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो पहले, अल्टरनेटिंग करंट, और डेफिनेशन याद करो। चलिए हो गया। अब देखिए, अब हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में वो आरएमएस करंट। तो देखो भाई, आरएमएस करंट,
ठीक है, क्या होता है आरएमएस करंट, इसका डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसका डेरिवेशन है पूरा। तो क्या है समझाएंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट, बताते हैं हिंदी में, वैल्यू ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट that dissipate same power in a resistor। देखो बात को समझना ध्यान से, जो क्या है आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले कल्पना करो कि एक रेजिस्टर है, ठीक है, एक रेजिस्टर है आर, और इसको हम कनेक्ट कर दिए एसी से, मतलब एसी जनरेटर से, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, अच्छा से देख लो, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो इसमें जो करंट होगा, अभी हम तुमको बताए थे ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब कि पहले इधर से आएगा, फिर आधा साइकिल बाद इधर से आएगा, फिर आधा साइकिल बाद इधर से आएगा, फिर आधा साइकिल के बाद इधर से आएगा। अब करंट इधर से आए चाहे इधर से आए, रेजिस्टर में हीट तो पैदा होगा, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो इस रेजिस्टर में धीरे धीरे गर्मी आने लगेगा, हीट आने लगेगा, क्योंकि करंट तो बह रहा है, इधर से बहे चाहे इधर से, रेजिस्टर तो गर्म होगा। अब क्या बोल रहा है ना, सुनो ध्यान से, इक्विवेलेंट का साइन है, 3 लाइन। अब फिर से वही रजिस्टर ले लो, वही रजिस्टर ले लो, और अब एसी के जगह पे चैप्टर 3 वाला डीसी लगा दो। यहां पे था ई, क्या था, एसी सोर्स, यहां पे था एसी सोर्स, और अब यहां पे डीसी सोर्स, डीसी लगा दो। अब डीसी से भी करंट आएगा, एक तरफा करंट आएगा, करंट ये हो गया डीसी करंट, यहां तक तो क्लियर। अब इसमें जब करंट जाएगा तो इसमें भी हीट आएगा, ठीक है। अब एसी बहे चाहे डीसी बहे, हीट तो आएगा। अब सुनना ध्यान से, किस वैल्यू ऑफ डीसी को आरएमएस बोलते हैं, आई आर एम एस, छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो। अब अगर हम इस रजिस्टर में एसी सप्लाई किए, मान लो टी टाइम के लिए, और हीट पैदा हुआ एच, मान लो टी टाइम का मतलब ऐसा ही समझाने के लिए बोल रहे हैं, मान लो हम 2 मिनट के लिए एसी सप्लाई किए, लेट अस सपोज, और हीट पैदा हुआ 100 जूल, ठीक, 100 जूल। यहाँ पे मान लो 20 सेकंड, मान लो भाई 20 सेकंड के लिए हम एसी सप्लाई किए इस रजिस्टर में 20 सेकंड के लिए, और हीट पैदा हुआ 100 जूल मान लो। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन कि कितना डीसी करंट सप्लाई करोगे, कितना, यूनिक वैल्यू कितना डीसी, इसी रजिस्टर को अब एसी नहीं डीसी सप्लाई करें, ताकि इसी 20 सेकंड में 100 जूल का हीट पैदा हो, किससे, डीसी से। मतलब जो एसी से हीट पैदा हो रहा था, कितना डीसी से होगा, और जितना डीसी से होगा उस डीसी को हम लोग बोलेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। देखो क्या लिखा हुआ है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट डीसी। RMS value of AC is defined as the equivalent DC that dissipate का मतलब बर्बाद करना है, हीट के रूप में वेस्ट करना, that dissipate same power। तो पावर माने क्या होता है, हीट बाई टाइम, पावर होता है हीट बाई टाइम, मतलब सेम टाइम में सेम हीट, तो सेम पावर, सेम टाइम में सेम हीट पैदा हो। जो एसी से जितना टाइम में हीट पैदा हो रहा था, कितना डीसी से उतने टाइम में उतने हीट पैदा होगा, और उस डीसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा से मैं बोला, और इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो याद रखना, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एक्चुअली किसका वैल्यू है, डीसी का, जो सेम टाइम में सेम रजिस्टर में सेम हीट पैदा करेगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी किसका वैल्यू है, इक्विवेलेंट डीसी का, इक्विवेलेंट डीसी का, जो सेम टाइम में सेम रजिस्टर में सेम हीट पैदा करेगा, सेम टाइम में सेम रजिस्टर में सेम हीट पैदा करेगा। तो इसीलिए दोनों, अब बताओ ये एसी सोर्स है डीसी सोर्स है, लेकिन हीट सेम है, ठीक है। कब, जब हम लोग आरएमएस करंट सप्लाई किए, तो बहुत बार समझा दिए। तो चलो आओ, सबसे पहले फॉर एसी सर्किट, आइए एसी सर्किट के लिए हीट निकालते हैं।
लिख लेना अच्छा से, फॉर एसी सर्किट। चलो हीट क्या हो गया, हीट का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर डी टी का देखो क्यों, ये बेटा करंट जो है ना वेरिएबल है, ये करंट एसी करंट लगातार समय के साथ बदल रहा है, और जब भी बदलता हुआ चीज है तो वेरिएबल होता है, तो इंटीग्रेशन से आता है। कहीं करंट ये जो है एसी कांस्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन कब लगाते हो, वेरिएबल में। तो चलो आई का वैल्यू यहां से पुट करो, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो एच हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लो, स्क्वायर करो ना जी, और आर भी बाहर निकाल लो, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब मैथ में एक फॉर्मूला है जो मैथ का बच्चा जानता होगा, इसको छोड़ दो, अब इसको हम लोग एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना हीट पैदा हुआ। चलो अब साइन स्क्वायर a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, ये मैथ का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे, तो यहाँ 0 से t अपने जगह पे है, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 लिख देंगे, इसके जगह 2 को बाहर निकाल लो, तो बच गया क्या 1 माइनस कॉस 2a, और a क्या चाहिए एंगल, यहाँ एंगल है ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप इंटीग्रेशन करते हैं, चलिए इसको यहाँ लिख देते थोड़ा नीचे, आई आर एन एस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो h बराबर कितना आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, इंटीग्रेशन हो जाएगा t, क्योंकि देखो 1 dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 1 dt कहां से कहां, 0 से t, 0 से t टाइम पीरियड है। और एक और बात, हम लोग t को ये भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, सब सर्कुलर मोशन में पढ़े होगे, बहुत बार बताया, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये फॉर्मूला जानते होगे, तो t के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो चलो इसका तो हो गया 1 dt का t, अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन, तो माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा कहाँ आ जाएगा, नीचे। इंटीग्रेशन का रूल है कि जो एंको टाइम का जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है, इंटीग्रेशन के बाद नीचे आ जाता है। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन का रूल पढ़े हो गए। अब चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ देख लो भाई, अच्छा इसको टी ही रहने दो जी, इसको टी ही रहने दो, अभी काम नहीं आएगा, 0 से t था ना, तो t ही रहने दो। तो चलो यहाँ पे आ जाएगा t, यहाँ पे आ जाएगा t, अब बाकी तुम चेक करना सब 0 हो जाएगा, बाकी तुम चेक कर लेना वैल्यू पुट करके, सब 0 हो जाएगा जब पुट करोगे 0 से t। तो यहाँ पे हीट आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, ये हो गया फर्स्ट। ये जो हीट आया एसी सर्किट में आया 1 साइकिल में, 1 टाइम पीरियड में, 0 से कैपिटल टी, 1 टाइम पीरियड याद है ना जो ग्राफ बताए थे। अब मजा का बात क्या है, फॉर डीसी सर्किट उसी टाइम में, उसी टाइम पीरियड में डीसी सर्किट में जो हीट पैदा हुआ, हीट हम लोग याद रखना, हीट निकाल रहे, जो हीट पैदा हुआ वो आया आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी, हो गया खेल खत्म। अब तुम बताओ, डीसी सर्किट का एक ही लाइन में लिख दिया, एसी सर्किट का पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि डीसी क्या होता है, कांस्टेंट करंट होता है ना, और कांस्टेंट में इंटीग्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हीट का, आई स्क्वायर आर टी, पढ़े थे ना चैप्टर 3 में, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। डीसी करंट को ही हम लोग क्या मान रहे हैं, या आरएमएस। तो अब जो हीट एसी में पैदा हुआ वही हीट डीसी में पैदा हुआ, दोनों हीट को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों हीट को हम इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से जो ये है, तो ये क्या है, आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी, पहले इसको लिख दिए, अब इसको लिखो आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, आर टी क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पे रख देना कैपिटल टी होगा 1 टाइम पीरियड, यहाँ कैपिटल टी होगा जी, देखो सुधार लो, क्योंकि 1 टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं ना, टाइम सेम रहेगा। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, आर टी कट जाएगा, और ध्यान से देखो जब आर टी कट जाएगा तो ऐसा बच जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई 2।
चलो पहले इसको नोट करो तुम लोग आराम से, वीडियो पॉज करो, आगे बढ़ाते हैं। इसका अभी काम नहीं आया, इसका यूज नहीं आया, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूला कब आया, थोड़ा इंटीग्रेशन को ठीक से देख लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लेना, टी को रख लेना, ठीक है ना। इसमें जानते हो काम आएगा जब इसको पुट करोगे ना, तो याद रखना टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसको याद रखना। और देखो हम बता देते, देखो जीरो रखोगे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ जीरो रखोगे तो ये जीरो, अब फिर यहाँ जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो होता है, ये जो दोनों जीरो समझ में आ रहा होगा लोअर लिमिट में, इसको भी समझा देते। देखो यहाँ पे टी रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बता देते हैं साइन 2 ओमेगा, टी के जगह पे टी रखोगे तो टी के जगह रख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई क्या होता है, जीरो होता है, तो ये भी जीरो समझा दिए। तीनों जीरो को बारी बारी सोचो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलिए देखो आगे हम लोग अगर बढ़े, देखो अभी रहने देते अभी, चलो देखो अब कहां तक हम लोग पहुंच गए। अब देखो दोनों तरफ रूट चढ़ाओ, रूट इधर भी रूट लो, इधर भी रूट लो, तो रूट और स्क्वायर ऊपर ऊपर कट जाएगा, रूट करो दोनों तरफ। तो देखो तो ऐसे लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई आर एम एस करंट होता है पीक करंट बाई रूट 2, आई नॉट क्या चाहिए, पीक करंट, पीक करंट, मैक्सिमम करंट अगर पता हो उसको रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस करंट पता चलेगा। एक और बात याद रखो, 1 बाई रूट 2 कैलकुलेटर से करना तो 0.707 भी लिखते हैं कभी कभी, कभी कभी इसी चीज को ऐसे लिख देगा 0.707 आई नॉट, ठीक है। सिमिलरली देखो एक और काम कर सकते हो, ऑल्सो या सिमिलरली, ठीक है, चाहे ऑल्सो ही लिखो, ऑल्सो एक और बात लिख सकते हो, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर। अब जानते हो v बराबर आई आर, v बराबर आई आर, अब दोनों तरफ अगर r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो v बराबर आई आर, ये v हो जाएगा वोल्टेज, तो आरएमएस वोल्टेज, और v बराबर आई आर, तो ये हो जाएगा v नॉट बाई रूट 2, जिसको ऐसे ही बोलते हैं पीक वोल्टेज को अगर तुम रूट 2 से डिवाइड कर दोगे तो आरएमएस वोल्टेज पता चल जाएगा, और इसी को 707 v नॉट भी बोलते हो। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, और ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, बहुत इजी है, 2 बार हीट निकालो 1 टाइम पीरियड में, एक बार एसी के लिए और एक बार डीसी के लिए। डीसी वाला एक लाइन में हो गया, क्यों, क्योंकि डीसी कांस्टेंट होता है। एसी वाला में हीट निकालने में हम लोग को पूरा इंटीग्रेट करना पड़ गया, मैथ आ गया थोड़ा सा, बार बार नहीं आएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत तो मैथ आता है तो उतना करना पड़ेगा। बायो के बच्चा को बोले, मैथ्स के बच्चा के लिए तो सब चुटकी है, तो जो बायो के स्टूडेंट है उन भी देखेंगे, इतना तो भाई आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर इक्वेट कर दिए दोनों हीट को, जो एसी में आया डीसी में आया, यही ना बताया थे डेफिनेशन कि वो डीसी का वैल्यू आरएमएस होता है जो सेम हीट पैदा करे इन सेम टाइम इन द सेम रजिस्टर। तो चलिए इसको नोट करिए। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बात नोट। देखो जो अभी हम तुम लोग को पढ़ाए ना आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, इसका और भी नाम है, इज ऑल्सो नोन एज, इसका और भी नाम है ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव या फिर वर्चुअल, ठीक है, इफेक्टिव या फिर वर्चुअल या इंडिकेटेड वैल्यू, डी है डी, इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एसी। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को वर्चुअल वैल्यू
या इफेक्टिव वैल्यू या इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एसी बोलते हैं, क्योंकि याद रखना आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एक्चुअली क्या है, डीसी, जिसका असर सेम है, जो उतना ही हीट पैदा करेगा जितना एसी करता है। तो अब सोचो, घर में अगर हम पूछे तुम्हारे घर में कितना वोल्टेज है, तो तुम बोलते हो 220 वोल्ट। तो कभी सोचे हो जो 220 वोल्ट तुम घर में बोलते हो एक्चुअली आरएमएस वैल्यू है। मतलब क्या कि जो घर में तुम्हारे देखो ऊपर जो बल्ब जल रहा है, ठीक है, अब मान लो कुछ टी टाइम में उस बल्ब में एच हीट पैदा होगा, कब, जब उसमें एसी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन है कि उसी टी टाइम में उतना हीट पैदा हो जब हम डीसी दे, तो कितना वोल्ट का डीसी, 220 वोल्ट। तो याद रखना, ये तुम बोलते हो 220 वोल्ट 220 वोल्ट बचपन से कि घर में कितना वोल्टेज है, तो 220 वोल्ट, एक्चुअली ये डीसी का वैल्यू है, जिसका असर सेम है जो एसी के होगा। मतलब एसी जितना हीट पैदा कर रहा है, जितना पावर लॉस कर रहा है, 220 वोल्ट का डीसी उतना ही पावर लॉस करेगा। तो याद रखना, लिख देते हैं, ठीक है। इन इंडिया द हाउस होल्ड, घर में द हाउस होल्ड वोल्टेज सप्लाई, ठीक है ना, इज 220 वोल्ट आरएमएस वोल्ट। देखो 220 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज हैविंग, तो आरएमएस वोल्टेज है 220 वोल्ट हैविंग, जिसका पीक वोल्टेज, अब चलो इधर आओ, पीक वोल्टेज इज, अब हमको पीक वोल्टेज निकालना है। आरएमएस पता है कि हम लोग के घर में जो आरएमएस वोल्टेज है कितना है, 220 है, याद कर लो। तो आप पीक वोल्टेज को लिख सकते हैं V नॉट को √2 V आरएमएस, √2 V आरएमएस। अब चलो √2 का वैल्यू बोलो 1.414 और V आरएमएस कितना दिया हुआ है, 220। सॉल्व करना तो 311 वोल्ट के आसपास आएगा। याद कर लो कि हम लोग के घर में जो पीक वोल्टेज है, क्या बोलते, फिर से बोलो, पीक वोल्टेज, वो 311 वोल्ट है, और हम लोग के घर में जो आरएमएस वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। और आरएमएस वोल्टेज एक्चुअली क्या होता है, एसी नहीं होता है, क्या होता है, डीसी, जिसका असर एसी की तरह होता है। तो लाइन याद कर लो, आरएमएस वोल्टेज एक्चुअली क्या होता है, डीसी होता है, इक्विवेलेंट डीसी दैट प्रोड्यूस सेम पावर लॉस इन अ रजिस्टर। तो इसका मतलब समझो, जो डेफिनेशन लिखे है उसको याद करो, डेफिनेशन को, चलो इसको नोट करो। अब बताओ ज्यादा डेंजरस कौन होगा, एसी की डीसी? ज्यादा डेंजरस कौन होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट? विच इज मोर डेंजरस? विच इज मोर डेंजरस? which is more dangerous, AC और DC? ठीक है, AC और DC ऑफ सेम वोल्टेज। देखो ये बहुत फेमस सवाल है कि कौन ज्यादा डेंजरस है, AC और DC। तो देखो आंसर है इसका AC। देखो क्यों, मान लो DC है 220 वोल्ट का और मान लो AC है 220 वोल्ट का। अब DC 220 वोल्ट का DC को जाके कोई आदमी नंगा पैर से गया, नंगा हाथ से छू दिया, तो 220 वोल्ट का DC 220 का झटका मारेगा, शॉक मारेगा, उसको शॉक लगेगा 220 का। लेकिन 220 वोल्ट AC जहां लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्या है, वो आरएमएस है, बताए ना। और आरएमएस को क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड, जो इंडिकेट किया हुआ है, जो लिखा हुआ है एसी में 220 वोल्ट, वो आरएमएस है, वो वर्चुअल है, लिखल है 220 वोल्ट, लेकिन उसका पीक वोल्टेज कितना है, 311। तो जब 220 वोल्ट जहां एसी लिखा हुआ है वो एक्चुअली आरएमएस लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ जो इंडिकेटेड होता है वो कौन होता है, आरएमएस होता है। अब उसको जाके छूओगे तो तुमको 311 का झटका मारेगा। तो लिखा हुआ है 220, लेकिन उसका पीक वोल्टेज कितना होता है, 311। तो 220 वोल्ट एसी 311 वोल्ट का झटका मार देगा, ज्यादा मार दिया ना, शॉक। तो एसी ज्यादा डेंजरस होता है। तो देखो क्या लिखता है, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी because of same voltage
because the peak voltage of AC is more than its indicated value या RMS value. The peak voltage of AC is more than its indicated value. देखिए उसका जो पीक वोल्टेज है वो ज्यादा होता है उसके इंडिकेटेड वैल्यू से. एग्जाम्पल भी दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल क्या दोगे? 220 वोल्ट AC हैज पीक वैल्यू ऑफ 311 वोल्ट, जो कि अभी प्रूव भी किए. ठीक है, तो चलो इसको भी नोट करो. तो आज देखो, आज के लिए इतना काफी है. पहले इतना आरएमएस जो हम बताए हैं, आरएमएस वोल्टेज, उसका डेफिनेशन याद करो, उसको समझो. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत सारा और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे. तो पहले इसको नोट कीजिए. चैप्टर 7 आपका शुरू हो गया. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.